हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके और अपने इस परिवार स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन सीख लिए थे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन, हेडिंग बना लीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन, ठीक है। लास्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको चित्र बना करके समझाते हैं। देखिए यह है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, जिस पर कलई अंदर की ओर या दबे हुए पृष्ठ पर होता है और परावर्तक उभरे हुए पृष्ठ पर होता है। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मुख्य फोकस है और इसके बाद यहाँ पर वक्रता केंद्र है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। अब हम वस्तु जो है अनंत और अनंत और ध्रुव के मध्य ले रहे हैं। यहाँ पर वस्तु मान ले रहे हैं, वस्तु रखे हैं, ठीक है। वस्तु मान लेते हैं, वस्तु है ए और बी, ठीक, या फिर यहाँ पर ए मानिए, ए और बी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे करके, ठीक। और अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो वो परावर्तन के पश्चात प्रकाशी केंद्र से ही होकर के वापस लौट जाती है, मतलब उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कटान बिंदु है, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है कौन सा? ये प्रतिबिंब कौन सा प्राप्त हो रहा है? ए डैश और बी डैश। मान लेते हैं इस पॉइंट को ए डैश और बी डैश है, ठीक है। तो चलिए अब यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, या फिर आप ये देखिए ये दर्पण के दाहिने ओर की दूरी है। तो दर्पण के दाहिने ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। यहाँ से अगर वक्रता त्रिज्या की दूरी देखेंगे, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको आर से लिखते हैं। ये भी धनात्मक होगा क्योंकि दर्पण के दाईं ओर का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वस्तु रखे हैं, तो हम मान लेते हैं वस्तु जो है वो दर्पण के बाईं ओर है, तो वस्तु की दूरी क्या है? यू है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये दर्पण के बाईं ओर है तो इसकी दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले आगे। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर है। यहाँ से एक हम लंब खींचेंगे मुख्य अक्ष पर, जो पॉइंट होगा एन, ठीक है, जैसे हम अवतल दर्पण में खींचे थे। तो चलिए ये चित्र हमारा पूरी तरह से बन गया। अगर आपको माना होना लिखना है तो ऐसे लिख लीजिएगा कि माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है वो -u है, और दर्पण के ध्रुव से जो फोकस दूरी है f है, और वक्रता त्रिज्या स्मॉल r। प्रतिबिंब यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है, ये प्रतिबिंब की दूरी को मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं, ठीक है। ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है? -u है, तथा प्रतिबिंब की दूरी +v होगा, ठीक है। +v है चूंकि दर्पण के दाहिनी ओर है, और फोकस दूरी f
तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये त्रिभुज देखिएगा थोड़ा सा, ये त्रिभुज ए बी और सी, ये त्रिभुज देखिएगा ए बी और सी, और यहाँ पर एक त्रिभुज देखिएगा ए डैश बी डैश सी। ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं है? मतलब ये त्रिभुज देखिए और ये छोटा सा त्रिभुज जो है ये दोनों क्या है? समरूप हैं। यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है? समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात ए बी बटे ए डैश बी डैश, और बराबर होगा किसके? बी सी बटे बी डैश सी के, बी सी बटे बी डैश सी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। चलिए, अब इसी प्रकार यहाँ पर प्यारे बच्चों ये त्रिभुज देखिएगा, ये त्रिभुज आर एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, ये आर एन एफ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज आर एन एफ, या यहाँ पर छोटा ऐसे लिख लो, त्रिभुज आर एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, ए डैश बी डैश एफ क्या है? समरूप है, समरूप है। ठीक है, समरूप है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, अर्थात हम ये लिख सकते हैं, अर्थात त्रिभुज आर एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। तो प्यारे बच्चों इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। अर्थात यहाँ पर आर एन बटे ए डैश बी डैश बराबर ये आर एन बटे ए डैश बी डैश हो गया, और एन एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये जो आर एन की लंबाई है वो ए बी के बराबर है, आर एन की जो लंबाई है वो ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि आर एन बराबर ए बी। ठीक है, तो जहाँ पर आर एन लिखे वहाँ पर क्या लिख देंगे? ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो एन है ना, ये लगभग ध्रुव के बिल्कुल नज़दीक होता है। ये जो एन है ये ध्रुव के बिल्कुल नज़दीक होता है, तो ये एन एफ जो है वो पी एफ के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चूँकि एन एफ लगभग पी एफ के बराबर है, तो जहाँ पर एन एफ है वहाँ पर हम क्या लिख दें? पी एफ लिख दें। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ के स्थान पर पी एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1 व 2 है। इसके देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे प्यारे बच्चों तो ये बी सी बटे बी डैश सी बराबर क्या मिलेगा? पी एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए बी सी का मान पता है क्या? डायरेक्टली बी सी का मान डायरेक्टली पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? बी सी में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ये जो बी पी है इसमें हम प्लस कर देंगे पी सी को, तो हमारा मान मिल जाएगा। तो बी सी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? बी पी प्लस पी सी बटे में बी डैश सी का मान। देखिए बी डैश सी का मान पता है नहीं ना,
तो हम बी डैश सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वक्रता त्रिज्या में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को, तो हमें ये मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो बी डैश सी है, बी डैश सी के स्थान पर लिखेंगे पी सी माइनस करेंगे किसको, पी बी डैश को, इसका मान चाहिए बी डैश सी का चाहिए ना, हाँ, तो पी बी डैश को माइनस कर देंगे, पी बी डैश को माइनस कर देंगे, बराबर पी एफ का मान पता है, पी एफ का मान पता है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे पी एफ बटे बी डैश एफ का मान। देखिए बी डैश एफ, इसका मान नहीं पता है ना, तो इसका मान कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों, ये जो एफ है, एफ में से वी को निकाल देंगे। देखिए इतना दूरी में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये दूरी हमारी मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी बी डैश। ठीक है, अब इसके बाद हम मान पुटअप करेंगे। बीपी का मान क्या है प्यारे बच्चों, माइनस यू, तो यहाँ पर माइनस यू प्लस पीसी का मान आर है तो प्लस आर बटे में पीसी का मान आर माइनस पी बी डैश का मान वी है, तो यहाँ पर माइनस है तो वी माइनस में हो जाएगा, बराबर पी एफ का मान एफ है, नीचे पी एफ का मान एफ है माइनस पी बी डैश का मान वी है, तो यहाँ पर वी रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हमने आपको बताया था, एफ बराबर होता है आर बाई टू, तो आर बराबर क्या होगा 2f। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चूंकि आर बराबर 2f, तो जहाँ पर आर है वहाँ पर क्या रख देंगे 2f, तो माइनस यू प्लस 2f बटे में 2f माइनस वी बराबर f और f माइनस वी। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो माइनस यू प्लस 2f, इसका गुणा होगा किसमें, f माइनस वी में, बराबर f और इसका गुणा हो जाएगा 2f माइनस वी। ठीक है, माइनस वी। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा uf, इसका इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस uv, फिर इसका इसमें होगा तो प्लस 2f स्क्वायर, फिर माइनस 2fv। ठीक, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस fv। यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, ये समान है इधर से इधर, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, जब चिन्ह समान होते हैं तो कट जाते हैं, ये कट गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा, uf प्लस uv। अब इस माइनस 2fb को इधर कर दे रहा हूँ, तो ये माइनस ये fv तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2fv। ठीक है, चलिए अब इधर समझ लेते हैं, तो uf प्लस uv बराबर 2fv में से एक fv गया, कितना बचा, एक बचा, तो यहाँ पर बचेगा fv। अब प्यारे बच्चों, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर चलिए भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए uf बटे uvf प्लस uv बटे uvf बराबर fv बटे uvf मिलेगा ना। अब देखिए यहाँ से u से u कटा, f से f कटा, यहाँ से u से u कटा, v से v कटा, यहाँ पर देखिए f से f कटा, v से v कटा, तो क्या बचा 1 बटे v प्लस 1 बटे f बराबर 1 बटे u। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में कहीं पर मिस्टेक हुआ है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये माइनस में आना चाहिए, ये मान माइनस में आना चाहिए, तभी तो इधर जाएगा प्लस में होगा। तो देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर मिस्टेक है। अच्छा, ये माइनस यू एफ है ना, माइनस यू एफ, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, माइनस यू एफ। ठीक है, तो इसके साथ ही होगा माइनस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। चलिए सही हो गया, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 बटे वी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, सूत्र निकल करके आ गया, यही हमें लाना था। समझ में आया प्यारे बच्चों। देखिए उत्तल दर्पण से करिए चाहे अवतल दर्पण से करिए, सूत्र आपका यही आएगा।
ठीक है। लेकिन तरीका हमने आपको दोनों बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे वो उससे करिएगा। लेकिन अगर प्रश्न में पेपर में अगर आपका पार्टिकुलर कुछ कहा है, जैसे अवतल से कहा है तो अवतल से ही निकालना होगा, उत्तल से कहा है तो उत्तल से निकालना होगा। अगर आपसे केवल कहा है कि यू वी एफ में संबंध बताओ तो आप किसी भी माध्यम से निकाल सकते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, ठीक है। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब हम आपको एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, रेखीय आवर्धन, वो बता देता हूं। इसके बाद पूरी तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे, ठीक है। क्रम बाई क्रम एक एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत मस्त तरीके से करेंगे। चलिए यहां पर प्यारे बच्चों आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, अब समझिए 2 मिनट का टॉपिक और रह गया है। इसके बाद हमारा ये भी लेक्चर जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में जो है हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। नीचे लिखिएगा, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने क्या बताया, मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को। अर्थात इसका जो सूत्र होगा, रेखीय आवर्धन का सूत्र जो होगा, रेखीय आवर्धन बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है प्यारे बच्चों। रेखीय आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और प्रतिबिंब की लंबाई को I से, ठीक है। देखिए किसी बुक में h' से रिप्रेजेंट किया होगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई इसलिए I लिखता हूँ, I फॉर इमेज, ठीक है। वो होता है O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु की लंबाई नीचे हो जाएगा, ये हमारा सूत्र निकल करके आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर रेखीय आवर्धन वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में दिया है तो उसके लिए जो सूत्र होगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, m बराबर I/O होता है, फिर V/U होता है, लेकिन U निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये दूसरा सूत्र निकल के आ गया, अगर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में दिया है तो। समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा इसके आगे एक स्टेप और सीख लेते हैं। जैसे किसी में देता है प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात अगर 1 है या 1 से अधिक या 1 के बराबर है, तो हमारा जो रेखीय आवर्धन का जो परिमाण दिया है 1 या 1 से अधिक, तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में क्या अंतर होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, m बराबर क्या बताया मैंने, I/O। अगर I और O आपस में बराबर होंगे, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होंगे, तो m बराबर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ये कट जाएंगे ना। अगर मैं इन दोनों का मान लिया x है, ठीक है, तो m बराबर क्या होगा, I के स्थान पर भी x रखा जाएगा, O के स्थान पर भी x, ये कट गया ना, तो m का मान कितना आया, 1 आया। अगर रेखीय आवर्धन, ध्यान से देखिएगा, अगर रेखीय आवर्धन का मान 1 है तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया, ये पहला केस है। और दूसरा केस देखिए प्यारे बच्चों, यदि जो m का मान है
वो एक से अधिक है। क्या है? एक से अधिक है, मतलब जो रेखीय आवर्धन का मान है एक से अधिक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर वाली ज्यादा, मतलब ऊपर का मान ज्यादा होगा। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 3 और 2 ले लिया, तो नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, तो इसको काटोगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 पचे 10। तुम बोले तो ये एक से ज्यादा आ रहा है ना। एक से ज्यादा कब आ रहा है? जब ऊपर का मान ज्यादा है और नीचे का मान कम है। ठीक है, तो एक से ज्यादा अगर आ गया रेखीय आवर्धन का मान, इसका मतलब है ऊपर वाला क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। बोले तो आई क्या होगा? वो ज्यादा होगा किससे? ओ से, ऑब्जेक्ट से। वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। और तीसरे केस में है प्यारे बच्चों, यदि m का मान छोटा है 1 से, m का मान छोटा है, अब इसी को उलट दो, जैसे 2/3 कर दिए, m बराबर, ठीक है, ये i का मान है, ये o का मान है, तो आप जब भाग देंगे तो ये दशमलव बढ़ा करके हम यहाँ 0 ले जाएंगे, 3 3 18 6 12, देखिए ये 1 से कम है ना, 1 से कम है या नहीं है? तो ये वैल्यू जो है कब है? जब वस्तु की लंबाई ज्यादा है और प्रतिबिंब की लंबाई कम है। तो यहां पर जो होगा प्यारे बच्चों, वो हमें मिलेगा, जो आई है वो छोटा होगा किससे? वस्तु से। मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से छोटा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये भी बता दिया कि अगर रेखीय आवर्धन का मान 1 के बराबर है तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगी, और अगर रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम है तो वहां पर प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वस्तु की लंबाई से कम होगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ओरली यहां पर सीख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने 2-3 फार्मूले कौन कौन से पढ़े। इस फार्मूले को विधिवत ढंग से तैयार कर लेना। इसके बाद जो चिन्ह परिपाटी है, इस चिन्ह परिपाटी को विधिवत ढंग से तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। इसके बाद तब हम न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे, और न्यूमेरिकल तभी आ पाएगा जब तक आपका ये फार्मूला तैयार रहेगा। अगर फार्मूला तैयार नहीं है, तरीका आपको नहीं पता है, तो आप ये मान के चलिए न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, पहला सूत्र हमने आपको बताया था जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। क्या बताया था? F बराबर R/2। इसके बाद दूसरा सूत्र हमने आपको बताया दर्पण का सूत्र, जो कि हमने सिद्ध करके दिखाया भी है। ठीक है, दर्पण का सूत्र क्या बताया था प्यारे बच्चों? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये दूसरा सूत्र आपको याद करना है, जो कि आप वीडियो में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा सूत्र प्यारे बच्चों रेखीय आवर्धन पर है, M बराबर I/O बराबर -V/U। ये आपको याद कर लेना है। ये 3 सूत्र अगर आपको याद है और चिन्ह परिपाटी आपको पता है तो प्यारे बच्चों सवाल एकदम मक्खन की तरह लगेंगे, बिल्कुल सवाल में दम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग फटाफट से जो नोट्स बनाए हो उसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सवाल को क्रम बाय क्रम सॉल्व करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन को हल करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।